नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी ने जो कृषि कानून को वापस लिया है, आखिर ऐसी क्या बड़ी वजह पड़ गई थी जो प्रधानमंत्री को 14 महीने बाद कृषि कानून वापस ले लिया गया। दरअसल लोग इसको पंजाब और यूपी के इलेक्शन से जोड़कर बता रहे हैं कि इसी वजह से प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है जितनी आपको ऊपर के तौर से समझ में आ रही है कि केवल 2 प्रदेशों के इलेक्शन होने हैं और उसी में जीत हार के समीकरण को देखते हुए प्रधानमंत्री ने वापस लेने का फैसला कर लिया कानून का। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल ही गलत है। दरअसल आपको याद होगा कि जब अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था तो वो एक फाइल लेकर गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, और उसके बाद वो अमित शाह से भी मिले थे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिले थे। और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएस में बैठे हुए जो खालिस्तान समर्थक नेता हैं वो कौन सी साजिश रच रहे हैं और पाकिस्तान के जरिए कैसे ड्रग्स और गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है, और किस तरीके से एक इंटरनेशनल छवि ये बनाई जा रही है कि सरकार सिख विरोधी है। वहां पे किसान लोगों को आंदोलन नहीं बता रहे हैं कि यहाँ फासिस्ट हिंदुत्व को मानने वाली हार्डकोर सरकार है और वो वहां पर सिखों पर अत्याचार कर रही है। और इसी तरीके का प्रचार प्रसार भारत के खिलाफ वहां पर किया जा रहा था। प्रधानमंत्री ने जो अपने इंटेल एजेंसीज को जब वो रिपोर्ट सौंपी थी, जब उनकी भी रिपोर्ट आई तो उसमें सीधा से कहा गया कि इसके जरिए खालिस्तान कि जो एक बुझ गया था जो मुद्दा था, जो आतंकवाद था खालिस्तान के मांग के नाम पर, वो एक बार फिर से हवा दिया जा रहा है और इसके पीछे बाकायदे मजबूत फंडिंग भी हो रही है। और यही वजह है आंदोलन इतने दिन से चलने के बावजूद लगातार चल रहा है। यही नहीं, इस आंदोलन को यह भी खबर है सरकार के पास में कि पाकिस्तान और चीन के जरिए फंडिंग हो रही थी, जिसमें मेन फंडिंग जो है वो चीन के जरिए हो रही है। और चीन की आप सोचेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो चीन इसमें इतना इंटरेस्टेड है कि आखिर वो फंडिंग भारत में कर रहा है। दरअसल भारत को चीन हर तरफ से घेरना चाहता है, दबाव में लेना चाहता है। चीन में अब जो भी माहौल बना है, पूरी दुनिया के जो देश है चीन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहां से कई बड़ी कंपनीज जो हैं वो एशियाई देशों में जाना चाहती हैं, खासतौर से दक्षिण एशियाई देशों में। लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में अगर ये भारत की ओर रुख कर रही हैं तो चीन को सबसे बड़ा खतरा भी इससे है और नाराजगी भी इससे है कि जिस तरीके से भारत लुभाव ने इन कंपनीज को दे रहा है, तो वो इसके जरिए ये जो आंदोलन है, इस तरीके के आंदोलन के जरिए जो अपनी उसकी गोदी मीडिया है उसके जरिए वो हमेशा ये एक पूरे दुनिया में भारत की एक जो छवि बनाना चाहता है, वो एक डिस्टर्ब कंट्री की छवि बनाना चाहता है। और जिसकी वजह से वो चाहता है कि जैसे जब भाई दूसरी कंपनियां जो यूएस में बैठी हुई हैं, यूके में बैठी हुई हैं, उन्हें थोड़ी ना मालूम है कि यहाँ की फंडिंग चल रही है। उनको तो लगेगा कि यहाँ जब देखिए तो यहाँ पे आंदोलन ही हुआ करते हैं और कहीं कोई दिल्ली घेर कर बैठ जाता है तो कहीं कुछ होता है, चाहे शाहीन बाग वाला ही देख लीजिए, उसके बाद में एक किसान आंदोलन देख लीजिए। तो भारत की एक जो डिस्टर्ब छवि वाली राष्ट्र बनाने की जो चीन की एक मुहिम थी, एक तो सबसे बड़ी बात यह भी थी, इसकी वजह से भी भारत सरकार थोड़ा सा चिंतित थी। तीसरा यह था कि हाल में जब कोर्ट ने कहा कि इनसे जगह खाली कराओ, अब ये आंदोलनकारी तो ये चाहते ही हैं कि इनके ऊपर बल प्रयोग किया जाए और जिससे जो ये चीन के समर्थक मीडिया है या जितना भी इनका प्रचार या प्रसार तंत्र है या जो इनके शुभचिंतक जो खालिस्तानी नेताओं के तौर पर विदेशों में बैठे हुए हैं, खासतौर से कनाडा और इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, उन सब के जरिए ये बताया जाए कि भारत में देखिए किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, खासतौर से सरदारों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। सरदारों और हिंदुओं के बीच में दूरी बढ़ाने का भी ये एक आंदोलन एक महत्वपूर्ण काम कर रहा था। तो मोदी के सामने से सीधी सी ये बात थी कि कोर्ट बोल रही थी खाली करा दो, मोदी के पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं था। ये लोग हटने को तैयार नहीं थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तक की तो सुन नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो थी वो कैश 22 पोजीशन में फंस गई थी। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन की। देखिए पंजाब और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और सबको मालूम है कि दिल्ली के सत्ता की चाबी, एक बड़ी पुरानी कहावत है, दिल्ली की सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी गंवाना नहीं चाहती है। हाल में बंगाल में हार मिली और उसके बाद में अगर उत्तर प्रदेश कहीं हाथ से इनके निकल जाता है तो पार्टी ये जानती है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की दिल्ली की राह जो है वो कहीं ना कहीं से कठिन हो जाएगी। यही वजह है कि देखिए यूपी के अगर इलेक्शन की बात कर लेते हैं पंजाब से पहले, कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखिए कि पिछला जो चुनाव हुआ है 2014 में जब हुआ था तो भारी मतों से जीतते थे, लेकिन 2019 का जो चुनाव हुआ है उसमें कई लोकसभा सीटें बीजेपी को गंवा देनी पड़ी है। दरअसल वहां का समीकरण ही ऐसा है, यादव काफी तादाद में है, राजभर काफी तादाद में है, इसके अलावा जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके भी वोटर्स वहां काफी तादाद में। तो जब ये समीकरण वहां पे बन जाता है निषाद विषाद का सबका मिलकर, तो बीजेपी के लिए एक मुश्किल वहां पे लगने लगती है। तो बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसके पास में चुनौती है। वो ये नहीं चाहती थी कि जो उसका पश्चिम का मजबूत गढ़ है वहां भी उसको चुनौती का सामना करना पड़े, क्योंकि देखिए 136 सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में और उसमें से बीजेपी के पास 109 सीटें हैं।
और ये संभव इसीलिए हुआ था कि जब से 2013 वाला जो कांडला जो दंगा हुआ था, उसके बाद जाट मुस्लिम जो समीकरण था, क्योंकि जाट मुस्लिम जब तक समीकरण रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तब तक बीजेपी को कभी भी काट उसकी नहीं मिली थी और वो कॉम्बिनेशन हमेशा सफल रहता था। लेकिन दंगे के बाद से जिस तरीके से जाट और मुस्लिम एकदम अलग अलग हो गए, उसका बीजेपी को फायदा मिला और जाटों ने भरपूर साथ भी दिया। चाहे आप 2014 का इलेक्शन उठाकर देखिए, चाहे 2017 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन उठाकर देखिए, 2019 लोकसभा का चुनाव एक बार फिर देख सकते हैं। लेकिन इस बार आंदोलनकारियों की वजह से कहीं ना कहीं गांवों में नाराजगी थी। हालत यह थी कि बीजेपी के नेताओं पर भी गांव वालों में इस तरीके से प्रचार किया जा रहा था कि भाई इनके रोक लगाओ, ये लोग दौरा ना कर पाए। तो इससे कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता भी परेशान थे। हालांकि खुली जबान तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दबी जबान बोलते थे अगर यही हालात रहे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जो ये फीडबैक मिला था या अमित शाह को जो मिला था कि अगर इनकी जाटों की नाराजगी दूर नहीं की जाती है तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप देखिए जाटों ने किस कदर बीजेपी का साथ दिया था कि आरएलडी के मजबूत नेता अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी भी इलेक्शन हार गए थे। लेकिन इस बार कुछ स्थितियां आंदोलन की वजह से बदली हैं। जाट जो है अब वो आरएलडी की तरफ जाना चाहता था। आरएलडी से समाजवादी पार्टी पैक्ट करना चाहती है, लेकिन एक खबर हम आपको बता दें, जो भी वो है कि समाजवादी पार्टी भले बोल रही है कि आरएलडी के साथ उसका पैक्ट हो गया है, लेकिन आरएलडी की बात बीजेपी से भी चल रही है। अब आज के इस फैसले के बाद में तो जयंत चौधरी के लिए शायद किसके साथ जाएं ये सोचना बहुत कठिन बात उनके लिए नहीं रह जाएगी। हो सकता है कि वो अपना रास्ता बदलकर शायद बीजेपी के साथ ही अपना लें। लेकिन हुआ क्या है, जो जाट था वो फिर धीरे धीरे कहीं से आरएलडी के उसमें जाने की सोच रहा था। अब ऐसे में हो सकता है जयंत चौधरी के लॉन्चिंग पैड इस बार बीजेपी बन जाए तो उनकी भी दाल गल जाए। अदरवाइज पिछले सालों में अगर हम देखेंगे तो जाट में जो जाटलैंड था वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ था और यही वजह थी कि बीजेपी ने 136 की 109 सीटें ली थी और दोनों लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। एक तरीके से कहें समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ हो गया था। तो ऊपर की जो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं और देश की छवि से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा कोर्ट वाले के बाद में जैसे सरकार की कैश 22 पोजीशन हो गई थी, और उसके अलावा ये जो इलेक्शन है, इन्हीं को देखते हुए मोदी सरकार ने फैसला लिया। और एक तरीके से जो उसके बारे में एक छवि बन रही थी, एक आम छवि बन रही थी कि ये लोग अहंकार में रहते हैं, एक बार फैसला ले लेते हैं उसके बाद पीछे हटने का नाम नहीं लेते हैं। तो एक जो ये छवि थी उसको भी मोदी जी तोड़ना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं होता है कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती को सुधार लेना वो भी एक बहुत बड़ा अपने में बड़प्पन होता है और उससे काफी सहानुभूति भी मिलती है। क्योंकि अक्सर गलतियां तो चाहे हम हो चाहे आप हो किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर प्रायश्चित कर लेता है तो यहां की जनता उसको माफ भी कर देती है और बड़ा सहानुभूति से जिताती भी है। देखा होगा आपने दिल्ली में केजरीवाल में क्या हुआ था, जब केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद में जाकर उन्होंने घर घर माफी मांगी, हमसे गलती हो गई जी, इस्तीफा नहीं देना था। उसके बाद कितना भारी तादाद में दिल्ली वालों ने उनको वोटों से जिताकर मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचाया था। तो ये हमारे देश की एक कहते हैं सोच है, एक भावनात्मक सोच है। बहरहाल मोदी को जो ये आज ये बोल रहे हैं कि ये उठाया गया केवल चुनाव के दृष्टि को रखकर उठाया गया है, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत सोचा समझा और कई मुद्दों से जुड़ा हुआ फैसला है। हाँ, चुनाव एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा, खालिस्तान का एक आंदोलन है वो तेज ना पकड़ने पाए और भारत की एक डिस्टर्ब कंट्री बनाने वाली छवि में चीन ना सफल होने पाए, और दूसरा जो यहाँ पे विदेशी कंपनियां आना भी चाहती हैं तो एक उन्हें यहाँ पे डर का माहौल ना महसूस हो। तो कई चीज़ों को ध्यान में रखकर ही प्रधानमंत्री ने फैसला किया है।